कि इंडिपेंडेंस के बाद इनिशियल ईयर्स में लगभग 15-20 साल तक सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इस वजह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, सेम आइडियोलॉजी है, सेम एलिजेंस है। इसके चलते स्मूथली चीज़ें होती रहीं, सेंटर और स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कोई वाद विवाद हुआ नहीं। लेकिन 1967 के इलेक्शंस में पहली बार कांग्रेस 9 स्टेट्स में हारी और इन 9 स्टेट्स में अलग अलग रीजनल पार्टीज जीती। पहली बार सेंटर की स्थिति थोड़ी वीक हुई, कमज़ोर हुई, और इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑटोनॉमी डिमांड करना शुरू किया, सेंटर की सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज को क्वेश्चन करना शुरू किया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डिमांड करना शुरू किया, अपने स्फीयर में काम करने का फ्रीडम डिमांड करना शुरू किया। और उसके बाद से लेके अब तक अपन आम तौर पे ये देखते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। अच्छा, वो कॉमन एरियाज़ कौन से हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है गवर्नर का रोल। देखो, वैसे तो गवर्नर स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इससे मतलब प्रेसिडेंट का अपना कोई ओपिनियन तो है नहीं, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर का डिसमिसल भी किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। एक तरफ गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, और दूसरी तरफ इसका सर्वाइवल डिपेंडेंट है प्रेसिडेंट के ऊपर। आमतौर पर अपन सुनते हैं, कोर्ट्स ने भी खूब इस पर कहा है कि गवर्नर के रोल को मिसयूज़ किया जाता है। सेंटर अगर किसी स्टेट को ऑप्रेस करना चाहे, सप्रेस करना चाहे, तो गवर्नर को यूज़ करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लेकिन इसके बावजूद रियलिटी बड़ी अलग है, गवर्नर के रोल को खूब मिसयूज़ किया जाता है। इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट रूल पे भी अपन ने खूब सुना है कि खूब मिसयूज़ किया गया इसको। इनफैक्ट इनिशियल ईयर्स में तो कुछ ज़्यादा ही किया जाता था, अब थोड़ा कम होता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रल फोर्सेज जैसे CRPF वगैरह। और सरकार, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज़ करने आए तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे सेंट्रल फोर्सेज को खूब मिसयूज़ कर सकती है। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अपन ने पढ़ा हुआ ये कि बहुत सारे स्टेट बिल्स ऐसे हैं जिनको गवर्नर रिजर्व करके रखता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो है, मतलब एसेंट देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल अलोकेशंस टू द स्टेट्स। देखो, फॉर एग्जांपल सेंटर में ए पार्टी की गवर्नमेंट है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ए पार्टी की गवर्नमेंट है और बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें BCD पार्टी की गवर्नमेंट है। तो जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अलोकेट करने की बारी आएगी तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपनी पार्टी की गवर्नमेंट जिन स्टेट्स में है उनको फेवर देगी। होता है ऐसा, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब तो खैर प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, लेकिन इनिशियल ईयर्स में प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए जाना जाता था, और प्लानिंग कमीशन फोकस करेगा उन स्टेट्स पे जिनकी सरकार उस पार्टी की है जो कि सेंटर में सरकार बना के बैठी है। अब तो खैर हटा दिया गया इसको, बड़ी पावरफुल बॉडी थी। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनको रिक्रूट कौन करता है, इनको ट्रेन कौन करता है? सेंटर करता है, लेकिन काम कहाँ कर रहे होते हैं ये? स्टेट्स में। अल्टीमेट कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में होता है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, अब के टाइम पे तो फिर भी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया है, तो अपने अपने हिसाब से लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स खोल के बैठे हैं। लेकिन पुराने टाइम पे सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, और दूरदर्शन किसके अंडर ऑपरेट कर रहा है? सेंटर के अंडर। सेंटर जैसा दिखाना चाहेगा वैसा दिखाता था। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशंस अगेंस्ट CMs, इंक्वायरी कमीशंस का गठन किया जाता है CMs के अगेंस्ट में। कई बार ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है, और फिर CM को बदनाम करने के लिए, कोई अपोजिशन पार्टी का CM है तो इनको मिसयूज़ किया जाता है।
शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये तो हमेशा से विवाद का टॉपिक रहा है। सेंटर जितना देना चाहता है उससे कई ज़्यादा डिमांड करते हैं स्टेट्स, और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे सेंटर वेरियस तरीकों से कोशिश करता है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का मेरे कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यहाँ पे भी वही दिक्कत है कि अगर सेम पार्टी की गवर्नमेंट है सेंटर और स्टेट में तो फेवर ज़्यादा किया जाता है, और अगर सेम पार्टी की नहीं है तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। उल्टा भी हो सकता है, सेंटर ने कोई स्कीम इंप्लीमेंट करी और किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी स्टेट में, अब वो बोल रही है कि मैं इस स्कीम को लागू ही नहीं करूँगी स्टेट में, ये होता है। इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज़ का यूज़, CBI ED वगैरह का, इसको तो खूब ही पढ़ते होगे आप न्यूज़ में। आम तौर पे अपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं कि CBI को, ED को मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये बात हुई टेंशन एरियाज़ के बारे में। इसके बाद जब 1960s के बाद में आमतौर पर ये देखने को मिला कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और फ्रिक्वेंटली होता है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। फर्स्ट ARC बनाई गई 1966 में, इसके चेयरमैन थे मुरारजी देसाई। बाद में इसके चेयरमैन बने के हनुमंता। मुरारजी देसाई जो है वो वाइस प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद मुरारजी देसाई के बाद कौन बना, के हनुमंता। अच्छा, ARC को बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ने के लिए, और भी चीज़ें बोली गई थी इसको, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करना इसका एक गोल था। इस ARC कमीशन ने एक और टीम बनाई, स्टडी टीम बनाई अंडर MC स्टेलवर्ड, और इस टीम ने स्टडी किया सेंटर स्टेट रिलेशंस को और अपनी रिपोर्ट दी ARC को। ARC ने ये रिपोर्ट स्टडी करने के बाद पब्लिश करी 1969 में, और इसमें 22 रिकमेंडेशंस दी। जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी वो कौन सी थी, एक तो इन्होंने बोला कि इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, आर्टिकल 263 के अंडर बात की गई है इंटर स्टेट काउंसिल की। आगे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में एक बार जिक्र भी किया है। तो सबसे पहली बार ARC ने बोला कि भाई साहब इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करो। दूसरा इन्होंने बोला कि गवर्नर ऐसे आदमी को बनाया जाना चाहिए जिसका एक लंबा पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस हो और जिसका एटीट्यूड नॉन पार्टीसन हो, जो कि भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे। तीसरा इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट्स को दी जानी चाहिए, और इन्होंने ये भी बोला कि स्टेट्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा देने चाहिए ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आए स्टेट्स के पास में। और फाइनली इन्होंने बोला कि ये जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं इनको स्टेट्स में स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे डिप्लॉय किया जाना चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं। देखो, ARC का गठन 1966 में हुआ। मुरारजी देसाई इसके इनिशियली चेयरमैन थे, फिर बाद में के हनुमंता बने। इस ARC ने एक स्टडी टीम बनाई सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ने के लिए अंडर MC स्टेलवर्ड। इस स्टेलवर्ड टीम ने अपनी रिपोर्ट दी ARC को, और ARC ने उसको पढ़ा और अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करी 1969 में, जिसमें 22 रिकमेंडेशंस थी। रिकमेंडेशन जो इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने देख ली, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट इस ARC को इग्नोर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों अपनी पावर्स को छोड़ना चाहेगी, पकड़ मजबूत चाहती है कोई भी सरकार। ARC की बात को इग्नोर कर दिया गया। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट से कोशिश कर रही थी कि यार हम भी कोशिश करें सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने की, देखें कि क्या सुधार हो सकता है, और देखते हैं सेंटर को रिकमेंड करके देखते हैं, मान लें तो अच्छी बात है, कोशिश करने में क्या बुराई है। ऐसे में एक कमेटी बनाई गई, राजमन्नार कमेटी, 1969 में बनाई गई। 3 मेंबर की कमेटी थी ये, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी ये। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर PV राजमन्नार, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1971 में। और इन्होंने बोला कि ये जो यूनिटरी ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, मतलब सेंटर जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो इन्होंने बोला कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से सेंटर जो है वो पावरफुल होता है। दूसरा इन्होंने बोला कि वन पार्टी रूल रहा है बड़े लंबे टाइम तक, सेंटर और स्टेट्स में दोनों ही जगह पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी बड़े लंबे टाइम तक। उसकी वजह से क्या हुआ कि स्टेट्स ने अपने राइट्स के लिए, अपने ऑटोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी नहीं, सहमति से काम चलता रहा। तीसरा, डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन सेंटर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। इन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो स्टेट्स को बहुत ज़्यादा है नहीं, और स्टेट्स जो है वो फाइनेंस के लिए सेंटर पर डिपेंड करती हैं, इसकी वजह से भी सेंटर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। और फाइनली इन्होंने बोला सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अंडर प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड बॉडी है,
और ये स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ये ध्यान देती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को देखने में। और प्लानिंग कमीशन बड़ी स्ट्रांग बॉडी थी। राजमन्नार कमेटी ने ये रीजंस बताए और इसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस दी। इनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है? इन्होंने एक तो बोला इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया ही जाना चाहिए। सेंट्रल स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है बॉडी, कि उसको बनाओ। दूसरा इन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन को अब हटा देना चाहिए और इसको रिप्लेस करना चाहिए किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से। तीसरा इन्होंने बोला फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना दो। अभी तक फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में, इन्होंने रिकमेंड किया था कि परमानेंट बना दिया जाए इसको। राजमन्नार कमेटी ने बोला आर्टिकल 356, 357, 365 इसको डिलीट कर देना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल से। इनको डिलीट कर देना चाहिए। बेसिकली ये बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल को ख़त्म कर दो। इसके अलावा स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर। आजकल जो भी स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके प्लेजर पे ऑफिस में बैठे हैं? गवर्नर के पे। इन्होंने बोला था कि इस प्रोविजन को ओमिट कर दो, डिलीट कर दो। इसके अलावा स्टेट लिस्ट, इन्होंने बोला कि स्टेट लिस्ट में और सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाना चाहिए। बाकी जो 2 लिस्ट हैं यूनियन और कॉन्करेंट, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स को निकाला जाए और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए स्टेट लिस्ट में। फिर इन्होंने बोला कि रेजिडरी पावर्स किसको देनी चाहिए? स्टेट्स को, जो कि आज के डेट में पार्लियामेंट के पास में। इन्होंने रिकमेंड किया था कि रेजिडरी पावर्स किसको दे दी जाए? स्टेट्स को दे दी जाए। और इसके अलावा इन्होंने बोला ऑल इंडिया सर्विसेज को तो अबॉलिश ही कर दो, ख़त्म कर दो। राजमन्नार कमेटी ये कह रही है। हालांकि एक एक रिकमेंडेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि कोई राजमन्नार कमेटी है, 1969 में बनी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई है। बेसिक आइडिया। इसके बाद बात आती है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की। 1973 में अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसे बोलते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। और इन्होंने डिमांड किया कि सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ 4-5 चीज़ों पे होना चाहिए। एक तो डिफेंस पे, एक फॉरेन अफेयर्स पे, एक कम्युनिकेशन पे और एक करेंसी पे। बाकी जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो किसको दी जानी चाहिए? स्टेट्स को दी जानी चाहिए। और इन्होंने एक चीज़ और डिमांड करी कि स्टेट्स को सेंटर के लेवल पे इक्वल अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। देखो अब तक जितनी भी कमेटी, कमीशंस, रिपोर्ट्स पढ़ी अपन ने, ये सब रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन सेंटर इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। सेंटर इनकी बात सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये अपने लेवल पे बोल रहे हैं। इसके बाद फाइनली एक चीज़ और, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। 1977 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम पब्लिश किया जिसे बुलाया गया वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। इसमें भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को स्टडी किया गया था और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। पहला तो इन्होंने बोला कि यूनियन टर्म को रिप्लेस कर देना चाहिए फेडरल टर्म से। आर्टिकल 1 में जो यूनियन है उसको रिप्लेस करो फेडरल से। दूसरा ये बोले कि सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ होना चाहिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के फील्ड में। इसके अलावा जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो किसको दे देनी चाहिए? स्टेट्स को। फिर इन्होंने बोला आर्टिकल 356, 357 जो कि बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और आर्टिकल 360 जो कि बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, इनको डिलीट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसके अलावा स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी सेंटर को जब भी कोई नया स्टेट फॉर्म करेगा सेंटर, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेगा। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता पार्लियामेंट। और इन्होंने बोला कि जितना भी टोटल रेवेन्यू सेंटर के पास में आता है उसका 75% जो है वो स्टेट्स को देना चाहिए। राज्यसभा को इक्वल पावर देनी चाहिए लोकसभा के बराबर। और फाइनली ऑल इंडिया सर्विसेज को करो अबॉलिश। ये सारी रिकमेंडेशंस वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में दी गई। अच्छा, ये सेशन मैंने ले लिया, रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन एडवाइस मैं यही करूँगा कि एक एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग से इंपॉर्टेंट है ये। बस मोटा मोटा याद रखो कि वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम नाम की एक चीज़ है, एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन नाम की चीज़ है, एक राजमन्नार कमेटी नाम की चीज़ है। बस मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी चीज़ें हो गई, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।